आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग देखिए क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट्स है। दूसरा क्या है, मॉडर्न अकाउंटिंग। और तीसरा है दी 3 गोल्डन रूल्स। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग को क्या सीखने मिलेगा। ठीक, तो चलिए देखिए नेचर ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले समझिए नेचर ऑफ अकाउंटिंग का मतलब, एक अकाउंट्स में हमेशा 2 नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव अकाउंट्स और नेगेटिव अकाउंट्स ये दोनों ही कंपनी में जरूरी है जब आप अकाउंट्स बनाइएगा तब। ठीक है, तो अकाउंटिंग में 2 नेचर कौन कौन से साइड आते हैं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका नेचर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर 2 नेचर है। तो सबसे पहला आता है डेबिट नेचर और दूसरा आता है आपका क्रेडिट नेचर। डेबिट नेचर में 2 साइड होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। उसी तरह क्रेडिट साइड में भी 2 साइड होते हैं, एक माइनस तो दूसरा प्लस। मतलब अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, और ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। मतलब इसके ठीक उल्टा पे होता है। ठीक है, अब चलिए देख लिए, हम लोग ये देख लिए कि डेबिट नेचर होता है और क्रेडिट नेचर होता है, लेकिन ये नेचर किस अकाउंट्स में आप लोग को यूज होगा, ये कौन सी चीजें हैं जहां पर आप डेबिट और क्रेडिट को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला, डेबिट को हमेशा एसेट्स के लिए रखा गया है। डेबिट को हमेशा किसके लिए रखा गया है, एसेट्स के लिए। और क्रेडिट को किसके लिए रखा गया है, लायबिलिटीज के लिए। ठीक है, डेबिट्स को रखा गया है एसेट्स के लिए और क्रेडिट को रखा गया है लायबिलिटी के लिए। अब ये एसेट्स एंड लायबिलिटी है क्या। एसेट्स का मतलब आपकी संपत्ति। आज के डेट में सिर्फ पैसा ही आपकी संपत्ति नहीं बनती है, बल्कि आपका घर, आपका जमीन, यहाँ तक कि आपके घर में जो फर्नीचर्स हैं, जो इक्विपमेंट है, आपके पास जो गाड़ियां हैं, वो सभी आज के डेट में आपके लिए एसेट्स बनती है। और लायबिलिटीज क्या होती है, आप समझ सकते हैं कि आपके सर पे कोई कर्ज, कोई बोझ आपके लिए क्या बनेगी, लायबिलिटीज बनेगी। ठीक है, अब चलिए देखिए कि हम लोग किस चीज को एसेट्स में बोल सकते हैं और कौन कौन से चीजों को लायबिलिटी में रख सकते हैं। सबका अपना एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे आज मॉडर्न अकाउंटिंग में। मॉडर्न अकाउंटिंग का मतलब क्या है समझ जाइए पहले। मॉडर्न अकाउंटिंग और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, आज आपके नजर में पैसे का मतलब क्या है, नोट एंड कॉइन्स। लेकिन अकाउंट्स के नजर में सिर्फ नोट्स एंड कॉइन्स पैसे से नहीं तोला जाता है, मॉनेटरी वैल्यू इसका नहीं होता है, बल्कि आज के डेट में चेक्स, नोट, कॉइन्स, जमीन, जायदाद, ये सभी चीजों को आज हम लोग अकाउंट्स में इंक्लूडेड करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका टर्म्स ऑफ वैल्यू फाइनेंशियल है, ये पैसों में कन्वर्ट या पैसों से खरीदे जाते हैं। तो इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपके लिए एसेट्स है। ठीक है, लायबिलिटीज का अपना एक टर्म्स होता है। टर्म्स का मतलब कि लायबिलिटी भी अपने अपने जगह पे डिफरेंट वेरिएंट के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसेट्स के बारे में, कि एसेट्स में कौन कौन से चीज आते हैं और लायबिलिटी में कौन कौन से चीज आते हैं। इनके बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले कैश, ये आएंगे आपके एसेट्स में, आपका पैसा ही आपकी संपत्ति है ना। दूसरा क्या है, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी आपकी क्या बनती है, संपत्ति बनती है। फिर डेटर, अब डेटर क्या होता है, समझ जाइए कि आप अगर किसी को पैसा देते हैं तो इन केस फ्यूचर में आपको उनसे पैसा लेना भी है, तो जब हम दिए थे तो हम उसके बन गए डेटर। मतलब वो इन फ्यूचर में मुझे पैसा रिटर्न करेगा, तो मैं उसके लिए क्या बना, डेटर बना। तो ये भी मेरा एसेट से, मेरे पास पैसा भी आया नहीं है, आने वाला है। ठीक है, तो वो भी मेरे लिए क्या बनेगा, डेटर्स बनेगा। फिर
बिल्स रिसीवेबल, मतलब कि मैंने किसी को कर्ज दिया था, अब वो पैसा मुझे इन फ्यूचर में किसी टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ मैच्योरिटी में क्या करेगा, मुझे वापस करेगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल। ठीक, फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में आपका आएगा फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, जैसे आपके घर में अगर फर्नीचर है तो वो भी आपका संपत्ति का हिस्सा बनता है, वो भी आपके लिए क्या बनता है, एसेट्स बनता है। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपके पास कोई अगर मोटर व्हीकल है, कोई भी मोटर व्हीकल जस्ट लाइक कार या बाइक, ठीक, कार या फिर बाइक, वो भी आपके लिए क्या बनता है, आपका संपत्ति का हिस्सा बनता है। फिर स्टॉक्स, स्टॉक्स गुड्स, ये भी आपके लिए क्या बनेगा, संपत्ति का हिस्सा बनेगा। फिर और क्या बन सकता है आपके लिए संपत्ति का हिस्सा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो फ्री है आपके लिए। ठीक है, फ्री होल्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक को एज ए लीज पे देते हैं, गिरवी रखते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनती, वो उस समय बैंक की प्रॉपर्टी बन जाती है। क्यों, क्योंकि बैंक उसके बदले में आपको कुछ पैसे दिए, कुछ रुपीज आपको क्या किया दिया है, उस गिरवी है, तो गिरवी का मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो अभी बैंक के पास है, तो बैंक की प्रॉपर्टी बनती है। इसलिए मैं यहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, मतलब उस प्रॉपर्टी पे किसी का भी हक नहीं है, उस पे सिर्फ मेरा हक है। ठीक, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी। और क्या आएगा, और आ सकता है आपका बिल्डिंग आ सकता है, बिल्डिंग आएगा या फिर लैंड आएगा। ठीक, ये आपके लिए क्या बनता है, ये सभी एसेट्स है। ठीक, अगर ये मेरे पास रहेगी तो ये सभी मेरे लिए संपत्ति है, तो ये मेरा क्या है, एसेट्स है। लायबिलिटीज में सबसे पहला क्या आएगा, लायबिलिटीज में सबसे पहले आएगा लोन। अगर आप लोन लेते हैं तो आपके सर पे क्या रहता है, कर्ज रहता है, आपके ऊपर क्या रहता है, बोझ रहता है। ठीक है, तो इस बोझ को उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। पैसा देने से क्या होगा, एसेट्स क्या होगा, कम होगा। तो अगर एसेट्स कम हो रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, और लायबिलिटी कम हो रहा है तो एसेट्स बढ़ रहा है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपका यहाँ पर आएगा बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल का ठीक उल्टा क्या आता है, बिल्स पेबल। फिर आएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब यहाँ मैंने पैसे दिए हैं, यहाँ पर मैंने पैसे लिए हैं। ठीक है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। फिर आएगा चौथा में बैंक लोन। ये लोन और ये लोन, लोन और बैंक लोन दोनों सिमिलर है, लेकिन क्वेश्चन में आ सकता है कि बैंक लोन और लोन में क्या डिफरेंशिएट है, तो ये समझ सकते हैं कि लोन जो है वो आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान से ले सकते हैं, लेकिन बैंक लोन सिर्फ आपको बैंक देगा और कोई नहीं देगा। ठीक, पांचवा आपका आएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू। अगर मान लीजिए कि मैंने किसी को देने हैं 1000 रुपीज, लेकिन मैंने दिया अभी 500, तो 500 अभी भी क्या है, मेरे सर पे बोझ है, मतलब वो ड्यू है। तो ड्यू होना भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटी बनता है। ठीक, और 6 नंबर पे आएगा आपका कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अब आप समझिए कि आपका पूंजी आपके लिए बोझ कैसे बन गया। समझने की बात है कि आपकी पूंजी, आपकी कंपनी है, पैसा भी आपका है, लेकिन वो कैपिटल जो, वो पूंजी जो आप अपने ही कंपनी में लगाए हो, वो आपके लिए बोझ कैसे। तो समझते हैं इस तरह से, आपकी कंपनी अलग है और आप अलग हैं। ठीक, हमेशा याद रखिए कि अकाउंट्स बिजनेस का बनता है, बिजनेसमैन का नहीं। ठीक, पहला। दूसरा, आप जब भी अकाउंट्स बनाइएगा तो ये समझ के बनाइएगा कि ये किसी और का अकाउंट्स नहीं है, मेरा अकाउंट्स है। अक्सर देखा गया है लोगों को दूसरों के काम करने से ज्यादा दिलचस्पी अपने काम करने पे है। अपने पे काम करोगे तो फोकस रहोगे, दूसरे के काम पे करोगे तो फोकस नहीं रहेगा, मन भी नहीं करेगा। तो ये समझना, पहला क्या, अकाउंट्स हमेशा किसका बनता है, बिजनेस का बनता है, बिजनेसमैन का नहीं। दूसरा क्या मैंने बोला कि जब भी आप अकाउंट्स बनाओ तो ये सोच के बनाओ कि वो आपका अकाउंट्स है, किसी और का नहीं। ठीक है, तो इजी बनेगा और बनाने में मन भी लगेगा। ठीक, तो ये आपकी संपत्ति, आपकी बोझ कैसे, तो आपका बिजनेस अलग है और आप अलग है। तो आपके बिजनेस में आप पैसा जो डाल रहे हो, जो इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे बिजनेस का एसेट्स बढ़ रहा है, ना कि आपका।
ठीक है। और इस पैसे से बिजनेस का जब एसेट्स बढ़ा तो आपके सर पे क्या बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। कोई कहीं बढ़ता है तो कोई कहीं घटता है, ठीक है। तो याद रखिए कि आपका कैपिटल ही आपके लिए क्या बनता है, बोझ बनता है। ये हम लोग समझेंगे जब हम जनरल एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। डेबिट नेचर का और क्रेडिट नेचर का। डेबिट नेचर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, क्रेडिट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। ये अगर यहाँ बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो यहाँ ये बढ़ रहा है। डेबिट नेचर हमेशा एसेट्स के लिए माना गया है, तो क्रेडिट नेचर हमेशा लायबिलिटीज के लिए माना गया है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एसेट्स बढ़ता कहाँ पर है, डेबिट में, और घटेगा कहाँ, क्रेडिट में। वही लायबिलिटी जो है वो कहाँ बढ़ेगा, कहाँ घटेगा, डेबिट में, और कहाँ बढ़ेगा, क्रेडिट में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि 3 गोल्डन रूल्स क्या बोलता है। वो 3 सुनहरे नियम क्या है जो आपको अकाउंट्स में बनाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए गोल्डन रूल्स क्या होता है। 3 गोल्डन रूल्स, तो समझिए यहाँ पर 3 गोल्डन रूल्स बोला गया है। तो ऐसे 3 सुनहरे नियम हैं जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स को बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। तो सबसे पहला रूल्स जो है वो है पर्सनल अकाउंट के लिए। पर्सनल अकाउंट के लिए पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल ये है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब समझिए कि मैंने नेचर ऑफ अकाउंटिंग में समझाया था कि डेबिट नेचर और क्रेडिट नेचर के लोग होते हैं। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, मतलब कि जो भी मिल रहा है, जो भी आदमी रिसीव कर रहा है वो डेबिट में जाएगा, और जो आदमी दे रहा है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, ठीक है। जो भी आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है, और ये समझना है आपको कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इस क्लास को थोड़ा ब्रीफली ले जाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पर्सनल, रियल और तीसरा जो गोल्डन रूल्स है उसमें क्या डिफरेंशिएट है। तो आप लोग जब जनरल एंट्री बनाओगे तो उस समय समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, ठीक है। पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, जो भी आ रहा है वो डेबिट में और जो भी जा रहा है वो क्रेडिट में। और तीसरा जो है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का सबसे पहले क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है। अब समझिए खर्च और हानि आय और लाभ, ठीक। तो यहाँ समझना है कि जितना भी खर्च और जितना भी हानि है, जो बिजनेस में क्या करते हैं, पैसे को घटाते हैं, वो हमेशा कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। और जितना भी इनकम, जितना भी गेन, मतलब जितना से भी आपका क्या होगा, कंपनी में प्लस होगा, प्लस नेचर आएगा, तो वो कहाँ जाएंगे, आपका क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 गोल्डन रूल्स है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो लेने वाला होगा या देने वाला होगा, कोई व्यक्ति अगर ले रहा है या फिर वो सामान दे रहा है तो रिसीवर गिवर कहलाएगा। जो भी आ रहा है वो डेबिट में आएगा, जो भी जा रहा है वो क्रेडिट में जाएगा। नॉमिनल का मतलब जितना भी खर्चा, जितना भी नुकसान है सब डेबिट में, और जितना भी इनकम, जितना भी लाभ है वो क्रेडिट में। अब समझते हैं हम लोग कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल एक्चुअली में है क्या, तब जाके ये 3 गोल्डन रूल्स वहां पर क्या होंगे, ब्रीफली आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। कि 3 गोल्डन रूल्स को हम लोग अकाउंट्स में क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इनका मेथड, इनका मैजिक क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए अकाउंट का मतलब क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है,
कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम गुड्स कोई भी सामान दे रहे हैं और उसके बदले में मुझे पैसा नहीं मिला या फिर मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इसका मतलब कि मैं उस व्यक्ति को पर्सनली जानता हूँ, तभी मैं उससे सामान क्या दे रहा हूँ, उधार में दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी शॉप में चल जाओ जो आप 5-6 सालों से जा रहे हो, तो वो आपको उधार में क्रेडिट में सामान देने से हिचकिचाएगा नहीं, वो दे देगा, ठीक है। लेकिन आप किसी नए जगह पे जाओ, किसी नए शॉपकीपर से मिलो, उससे सामान अगर आप क्रेडिट में मांगोगे तो वो हिचकिचाएगा। रीजन क्या है कि वो आपको पर्सनली जानता नहीं है। तो पर्सनली जानने के लिए 3 चीज पता होने चाहिए। पहला, उस आदमी का नाम, दूसरा वो आदमी रहता कहाँ है, और तीसरा कि वो भरोसेमंद है या फिर नहीं है। ये 3 चीज अगर आपको पता होगी तो आप सामान को क्रेडिट में क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं पर्सनल। पर्सनल मतलब पर्सनली जानना उस व्यक्ति को। तो पर्सनल अकाउंट को डिफाइन कैसे करें? ऑल टाइप्स ऑफ नेम्स लाइक राम, श्याम, मोहन, एसेट्रा, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ नेम, अगर कस्टमर का नाम मुझे पता है, कहाँ रहता है वो भी पता है, और उसका भरोसा है या नहीं कि वो पैसा मुझे वापस देगा कि नहीं देगा, अगर ये भी मुझे पता है, तो मैं उसे पर्सनल अकाउंट में रखूंगा। मतलब समझिए कि मैं पिछले 5 साल से एक पर्सन है मोहन, जिससे मैं सामान दे रहा हूँ, वो अचानक आके बोलता है कि मुझे उधार में सामान चाहिए, मतलब मुझे क्रेडिट में सामान चाहिए। तो पिछले 5 साल से मैं उसे जानता हूँ, तो क्या मैं उसे पैसे या फिर वो सामान उधार में दे सकता हूँ? जी हाँ, मैं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। अब सपोज कीजिए कि वो आदमी आया मेरे पास, मुझसे मैंने उसे सामान दिया, उसने खरीदा मुझसे सामान, क्रेडिट में उधार में सामान खरीदा और पैसे बिना दिए चल गया। तो मतलब वो सामान को क्या किया, क्रेडिट में खरीदा, ठीक, उधार में खरीदा और मैंने बेचा भी। तो मुझे कैसे याद होगा कि मैंने राम को कितने का सामान बेचा था? मुझे कहीं पर लिखना होगा, कहीं पर रिकॉर्ड करना होगा, मुझे कहीं पर जनरल एंट्री बनाना होगा उसका कि राम ने मुझसे इतने तारीख को इतने का सामान लिया और क्या लिया वो भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे उसका नाम पता है। तो किसी व्यक्ति का नाम अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो पर्सनल होगा। क्यों? क्योंकि मैं तभी उसका नाम लिखूंगा जब मैं उसे पर्सनली जानता हूँ, ठीक। इसी तरह अगर एग्जांपल 2 हम देते हैं आपको कि सपोज कीजिए कि एक श्याम नाम का व्यक्ति आया, जिसे मैं बिल्कुल पर्सनली नहीं जानता कि वो रहता कहाँ पर है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। और वो मुझसे उधार में सामान मांगने लगा, उसने मुझे सिर्फ अपना नाम बताया, तो क्या मैं उसे सामान उधार में दूंगा? नहीं दूंगा। रीजन कि मुझे उसका नाम पता है, उसका नेचर नहीं है, और वो रहता कहाँ है वो भी नहीं, तो मैं उसे डिनाई कर दूंगा, उसे मैं सामान नहीं दूंगा, ठीक है, भले मुझे उसका नाम भी पता है तब भी। रीजन क्या है कि मुझे नहीं पता कि वो ट्रस्ट वर्दी है या फिर नहीं है। तो समझ जाइए कि क्वेश्चन में अगर नाम मेंशन है किसी का, राम, श्याम, मोहन, ठीक है, कोई भी नाम हो, इंसान का नाम हो, तो समझ जाइए कि वो अकाउंट्स, वो क्वेश्चन जो है वो पर्सनल अकाउंट पे बेस है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब दूसरा क्या है, इसके अंदर में और एक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, अब समझिए, पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी भी तरह का नाम मेरे लिए पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हो गया, वो पर्सन जो जिंदा नहीं है, ठीक है। राम को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और वो लिविंग थिंग्स है। लेकिन इम्पर्सनल आर्टिफिशियल का मतलब जिसे हम छू सके, देख सके, लेकिन उसके अंदर जान नहीं हो। जैसे बैंक, बैंक को छू सकते, देख सकते, जान है नहीं है। स्कूल,
छू सकते हैं, देख सकते हैं, जान नहीं है। कॉलेजेस, कंपनीज, है ना, इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इनके अंदर वो जान नहीं है जो मेरे अंदर है, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग है और मैं लिविंग थिंग हूँ। लेकिन कानून, जो लॉ है, जो हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ है, उसने इन सभी आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स को, इन आर्टिफिशियल पर्सन को ये ताकत दे के रखी है कि जो एक नेचुरल पर्सन कर सके, अगर ये भी कर सकते हैं तो इन्हें भी हम पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सन का मान्यता देंगे। मतलब अकाउंट्स में मुझे राम से क्या मतलब है, ट्रांजैक्शन से मैंने उसे सामान दिया, वो मुझे क्या देगा, पैसा देगा, ये ट्रांजैक्शन है बस। अब वो खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है, फील कर सकता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बैंक ट्रांजैक्शन कर सकता है, करता भी है बैंक ट्रांजैक्शन, हम उससे पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो मुझे इन फ्यूचर में जब मुझे जरूरत होती है तो मुझे वापस करता है। तो ये क्या है, ये है क्रिएटेड बाय लॉ, एक आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब राम जो अकाउंट्स में लेके कर सकता है वो बैंक भी कर सकता है, ठीक है। तो उसे हम पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सन का मान्यता देंगे। स्कूल्स में क्या करते हैं, फीस जमा करते हैं, वो मुझे नॉलेज देता है, ट्रांजेक्शन है। कंपनीज में हम काम करते हैं, उसके बदले में मुझे क्या मिलता है, पैसा मिलता है, और क्या है, ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। बैंक्स में पैसा जमा करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो कानून ने इन लोगों को मान्यता दिया है कि आप अकाउंट्स में, कॉमर्स में रह के अगर एक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो आपको जिंदा होना जरूरी नहीं, आप एज ए आर्टिफिशियल पर्सन भी क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक। नेचुरल पर्सन का मतलब छू सके, देख सके, जान है। आर्टिफिशियल का पर्सन का मतलब छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जान अंदर में नहीं है, ठीक है। तो उसे कौन बनाया है, लॉ ने बनाया है, उसे कानून ने बनाया है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हम छू सके, देख सके, लेकिन जान ना हो, बैंक है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, एंड कंपनीज है, ठीक। इन सभी को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इन सभी के अंदर क्या जान है, नहीं है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो इन्हें अकाउंट्स में मान्यता दिया गया है एज ए आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो पर्सन में क्या है, पर्सनल है, इम्पर्सनल है। पर्सनल का मतलब जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, जो लिविंग थिंग्स में है। इम्पर्सनल का, ये आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जो आर्टिफिशियल है, जिनके अंदर जान नहीं है, लेकिन इन्हें लॉ ने मान्यता दिया है कि अगर ट्रांजैक्शन कर सकते हो तो तुम भी इम्पर्सन अकाउंट या फिर आर्टिफिशियल पर्सन का मान्यता हासिल कर लेते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब समझिए कि जो देखा जा सके, जो छुआ जा सके, लेकिन जिंदा ना हो, वो रियल है, ठीक है। ऑल टचेबल एंड visible but non living things is real account। अब समझिए कि जो छुआ जा सके, जो देखा जा सके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, वो क्या है, रियल अकाउंट। अब यहाँ पर भी मैंने यही कहा, जिसे छुआ जा सके, देखा जा सके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसे मैंने दे दिया आर्टिफिशियल पर्सन और इसे मैंने डाल दिया रियल अकाउंट। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ही चीज का डिफरेंस है कि इन्हें कानून का मान्यता मिला है और इन्हें नहीं मिला। सपोज एग्जांपल में लेते हैं बैंक। बैंक को छू सकते हैं, देख सकते हैं, जान नहीं है, ट्रांजेक्शन कर सकता है, हाँ, क्यों, कानून का मान्यता मिला है। तो उसे हम लोग कहाँ रखेंगे, रियल से या पर्सनल में, तो उसे मैंने कहाँ डाल दिया, पर्सनल में, क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन कर सकता है, कानून ने बोला ट्रांजेक्शन कर सकते हो तो आर्टिफिशियल में हो, नहीं कर सकते तो रियल में जाओ, ठीक है। ये एक जगह बन गया है इन लोगों का। फर्नीचर, फर्नीचर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, जान नहीं है, ट्रांजेक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक। मैं अगर फर्नीचर में बैठ के आराम करता हूँ थोड़ी देर, तो क्या मैं उठ के उसके पॉकेट में 100 रुपया डालता हूँ, नहीं डालता हूँ, या कुछ पैसे देता हूँ, नहीं देता हूँ, तो वो क्या हो गया, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, तो उसे मैंने कहाँ डाल दिया, रियल अकाउंट में। अब मैं पूछ रहा हूँ जिनसे, वो बताएं
कि एक मोटरसाइकिल कहाँ जाएगा, रियल में जाएगा कि आर्टिफिशियल में जाएगा? रियल में जाएगा। क्यों? छू सकते हैं, देख सकते हैं, जान नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, तो वो कहाँ जाएगा, रियल में जाएगा। ट्रांजेक्शन कर सके, कानून का मान्यता मिला हो तो आर्टिफिशियल पर्सन, ना हो सके तो रियल अकाउंट। ठीक है, एग्जांपल में अगर बोलूं तो फर्नीचर, मशीनरी, फिर लैंड या फिर बिल्डिंग, है ना। ठीक है, अब तीसरा क्या आता है, नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, all expenses and losses or all income and gains which has revenue or recurring nature is known as nominal। अब चलिए समझिए कि all expenses and losses, all income and gains which has revenue और recurring nature। revenue और recurring nature का मतलब, revenue का मतलब बार बार, recurring का मतलब एक बार। ठीक है, revenue का मतलब बार बार होता है और recurring का मतलब एक बार। तो आप लोग जरा बताइए कि expenses एक बार होता है कि बार बार होता है? मैं अगर ट्यूशन फी दे रहा हूँ तो एक महीने में एक बार, अगले महीने दूसरी बार, तीसरे महीने तीसरी बार, चौथे महीने चौथी बार। तो ये एक्सपेंसेस हर महीना हो रहा है कि नहीं? साल में बार बार हो रहा है। साल में कितने बार होगा, 12 बार होगा। तो एक बार के बार बार, बार बार, तो एक्सपेंसेस मेरा बनता है रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, इनकम का अगर बात करूं तो अगर एक्सपेंसेस है रेवेन्यू तो इनकम भी होगा आपका रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि अगर कोई मुझे सैलरी दे रहा है तो उसका खर्चा है, तो मेरा क्या होगा, इनकम। वो खर्च करेगा बार बार तो मैं कमाऊंगा भी बार बार। ठीक है, अब दूसरे साइड में क्या आएगा, अगर यहाँ पर मैं बोल दूं लॉस, लॉस एक बार होगा कि बार बार होगा, एक बार होगा, तो ये बन जाएगा आपका रिकरिंग नेचर का। और गेन, गेन का मतलब लाभ। एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट साल में सिर्फ एक ही बार होता है, तो वो क्या हो जाएगा, रिकरिंग मतलब। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिकरिंग नेचर। तो ये होता है बार बार और ये होता है एक बार। ठीक है, चलिए समझिए कि एक्सपेंसेस और इनकम दोनों बार बार, और लॉसेस और गेन वो होता है एक बार। ठीक है, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि एक्सपेंसेस और लॉस दोनों एक साथ रहता है और इनकम और गेन दोनों एक साथ लग सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं लाभ एवं आय। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, खर्च एवं हानि। ठीक है, लाभ, आय, खर्च, हानि, लाभ हानि या खर्चा और इनकम। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, या तो खर्चा करेंगे या तो पैसा कमाएंगे, मतलब सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आज हम लोग क्या क्या चीज के बारे में पढ़ लिए, नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ लिए, मॉडर्न अकाउंटिंग पढ़ लिए हम लोग, और 3 गोल्डन रूल्स पढ़ लिए। अब इन्हीं 3 गोल्डन रूल्स पे हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स को बनाएंगे। जब आप जनरल एंट्री बनाइएगा तो 3 गोल्डन रूल्स को कहीं साइड में आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को फिलहाल अभी याद ना रहे, तो कॉपी में देख देख के आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जब वेल ट्रेंड हो जाइएगा तब आप लोग क्या कीजिएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग आराम से बिना देखे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए सब चीज़, आई होप नोट कर लिए होंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए।